हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एमके में। मैं हूं मनोज कुमार और आज है 20 सितंबर 2023 और 20 सितंबर 2023 से बनने वाले जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को अगर अच्छा लगे तो अंत तक देखें और लाइक अवश्य करें अंत में। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले प्रश्न से। आज का सबसे पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस स्थान पर अद्वैत लोक की स्थापना की जा रही है? किस स्थान पर अद्वैत लोक की स्थापना की जा रही है? तो ये की जा रही है ओमकारेश्वर में। अब अद्वैत लोक से आपको समझ में आ रहा होगा नाम अद्वैत से। तो अद्वैतवाद जो है वो भारत में किसने दिया था? आदि गुरु शंकराचार्य जी ने अद्वैतवाद दिया था। तो जो अद्वैत लोक स्थापित किया जा रहा है वो ओमकारेश्वर में आदि गुरु शंकराचार्य के ऊपर ही बेस्ड होगा पूरा। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के ओमकारेश्वर में स्थित ओमकार पर्वत पर 28 एकड़ क्षेत्र में अध्यात्म लोक एकात्म धाम का विस्तार किया जा रहा है। इसे स्टैच्यू ऑफ वननेस नाम दिया गया है। ठीक है, अध्यात्म एकात्मवाद को या अद्वैतवाद के जो प्रणेता हैं आचार्य शंकराचार्य जी महाराज, उनका जो स्टैच्यू ऑफ वननेस नाम दिया गया है। यहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची बाल रूप प्रतिमा का निर्माण किया गया है। यह प्रतिमा 11 वर्षीय आदि गुरु शंकराचार्य के बाल्यावस्था के रूप को प्रदर्शित करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो मूर्ति बनाई गई है वो आदि गुरु शंकराचार्य के 11 वर्षीय रूप को प्रदर्शित करेगी। यह बाल्यावस्था की मूर्ति है। ठीक है, 108 फीट ऊंची प्रतिमा का मुख दक्षिण दिशा में नर्मदा नदी और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर की ओर होगा। एकात्म धाम में मंदिर वास्तुकला की नागर शैली का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ जो मंदिर बन रहे हैं उसमें नागर शैली का प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ ही द्रविड़, उड़िया, मारू, गुर्जर, होयसाला और उत्तर भारतीय हिमालय के साथ साथ केरल के मंदिर की स्थापत्य कला की झलक भी इसमें हमको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये ओमकारेश्वर में बनाया जा रहा है एकात्मवाद या अद्वैतवाद का स्टैच्यू ऑफ वननेस। ठीक है, ओमकारेश्वर को आदि शंकराचार्य की ज्ञान स्थली कहा जाता है। 1200 वर्ष पहले 8 वर्ष की उम्र में शंकराचार्य केरल के कलाड़ी से 1600 किलोमीटर पैदल चलकर गुरु की खोज में ओमकारेश्वर पहुंचे। यहाँ उनको गुरु के रूप में गुरु गोविंद पाद मिले। जब गुरु ने उनसे उनका परिचय पूछा तो उन्होंने अपना परिचय जिन विलक्षण पंक्तियों में दिया था वह निर्वाण षटकम के नाम से जानी जाती हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, निर्वाण षटकम के नाम से जानी जाती हैं जो परिचय उन्होंने अपने गुरु को दिया था वो पंक्तियां। शोधार्थियों के लिए यहाँ 4 शोध केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। यह शोध केंद्र आदि गुरु के 4 शिष्यों के नाम पर आधारित होंगे। पहला है अद्वैत वेदांत आचार्य पदमपाद केंद्र, दूसरा है आचार्य हस्तकमल अद्वैत विज्ञान केंद्र, तीसरा है आचार्य सुरेश्वर सामाजिक विज्ञान अद्वैत केंद्र और चौथा है आचार्य तोटक साहित्य अद्वैत केंद्र। तो 4 शोध केंद्र यहाँ पर खोले जा रहे हैं जिनके नाम यहाँ पर लिखे हैं और ये आदि गुरु शंकराचार्य के शिष्य हैं जिनके नाम पर इनको खोला जा रहा है। शंकराचार्य की मूर्ति के मूर्तिकार जो हैं वो है महाराष्ट्र के रामपुरे, भगवान रामपुरे, महाराष्ट्र के भगवान रामपुरे हैं यहाँ के मूर्तिकार। और जो चित्रकार है जिन्होंने इसका चित्र बनाया था वो है वासुदेव कामत। तो ये 2 बहुत महत्वपूर्ण नाम है, इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बनने के ज़्यादा आसार हैं कि आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति के मूर्तिकार कौन है। तो ये है भगवान रामपुरे जो कि महाराष्ट्र के हैं। ठीक है, तो जो भी फैक्ट यहाँ से बन रहे थे अद्वैतवाद से संबंधित या ओमकारेश्वर की जो आधारशिला रखी गई है उस अध्यात्म केंद्र की, तो उससे जो भी क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट वो मैंने यहाँ डिस्कस कर लिए हैं। चलिए देखते हैं अगला सवाल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में शांति निकेतन के बाद 42वें स्थान पर भारत के किस स्थल को शामिल किया गया है? तो जस्ट ही अभी 41वें नंबर पर बंगाल के शांति निकेतन विश्वविद्यालय को शामिल किया गया था। इसके तुरंत बाद ही 42वें स्थान पर भी भारत के केंद्र को विश्व विरासत स्थल की सूची में रखा गया है। तो ये है होयसाल मंदिर। ठीक है, होयसाल मंदिर को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में रखा गया है। कर्नाटक के वेलूर, हेलेबिड और सोमनाथपुरा के होयसाल कालीन मंदिरों को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया है। तो इनके साथ ही अब इसको शामिल करने के साथ ही भारत के टोटल 42 स्थान, 42वां स्थान ये है, 42 स्थान किसमें शामिल हो गए? यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में। अगर ये हम यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को का पूरा नाम होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका पूरा नाम याद रखिएगा क्या है। यहाँ पे थोड़ा सा इनको इरेज कर देते हैं। इसका नाम है पूरा यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अगर ये बात करें तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन संयुक्त राष्ट्र का एक घटक निकाय है। इसका कार्य शिक्षा, प्राकृतिक तथा समाज विज्ञान, संस्कृति तथा संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय पेरिस में, फ्रांस
और स्थापना इसकी हुई थी 16 नवंबर 1945 को लंदन में, जो कि यूके का पार्ट है। तो मुख्यालय है पेरिस फ्रांस में, और स्थापना 16 नवंबर 1945 को। पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। भारत के 42वें स्थल के रूप में होयसल मंदिर कर्नाटक को शामिल किया गया। 41वें के रूप में शामिल किया गया था शांति निकेतन विश्वविद्यालय पश्चिम बंगाल को। तो इससे संबंधित ये क्वेश्चन है, और ये इसमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर किसी न किसी एग्जाम में अवश्य पूछा ही जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। चलिए देखते हैं अगला सवाल। नेक्स्ट है, ये भी मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। मध्य प्रदेश के किस स्थान पर रानी दुर्गावती का भव्य स्मारक बनाए जाने की घोषणा मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने की है? तो ये की है जबलपुर में। आपको पता ही होगा जबलपुर, जो रानी दुर्गावती है वो जबलपुर से संबंधित है, मदन महल से। तो जबलपुर के मदन महल की पहाड़ियों पर, जबलपुर के मदन महल की पहाड़ी पर 100 करोड़ रुपए की लागत से रानी दुर्गावती का भव्य स्मारक बनाए जाने की घोषणा हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने की है। इसका भूमि पूजन जो है वो 5 अक्टूबर 2023 को किया जाएगा। और मध्य प्रदेश में जनजातीय नायकों के बलिदानों को स्मरण करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार प्रतिवर्ष 18 सितंबर को बलिदान दिवस मनाती है। और ये 18 सितंबर को बलिदान दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? तो एक पिता पुत्र थे, रघुनाथ शाह और शंकर शाह, जिनको अंग्रेजों ने तोप से बांधकर उड़ा दिया था। उन्हीं की याद में बलिदान दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष 18 सितंबर को शंकर शाह एवं रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस पर 166वां बलिदान दिवस मनाया गया है। और इसी 166वें बलिदान दिवस के समारोह पर मुख्यमंत्री ने यह घोषणा की है कि जबलपुर में मदन महल की पहाड़ी पर 100 करोड़ रुपए की लागत से रानी दुर्गावती का भव्य स्मारक बनाया जाएगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल। नेक्स्ट है, स्पोर्ट्स से संबंधित है। संघाई मास्टर्स का विजेता कौन रहा? तो संघाई मास्टर्स का विजेता रहा ओ सुलिवान। ठीक है, ओ सुलिवान। संघाई मास्टर्स जो प्रतियोगिता है वो किससे संबंधित है? तो ये स्नूकर से संबंधित है। ठीक है, स्नूकर से संबंधित प्रतियोगिता है ये संघाई मास्टर्स। और इसका जो विजेता रहे हैं वो इंग्लैंड के ओ सुलिवान रहे हैं, और इन्होंने लगातार चौथी बार संघाई मास्टर्स का खिताब जीता है। और इन्होंने बेल्जियम के लुका ब्रेसले को हराया है। ठीक है, ये पंकज आडवाणी भारत के खिलाड़ी हैं, गीत सेठी भी भारत के स्नूकर खिलाड़ी हैं जाने माने। पर फिलहाल में जो हम बात करें संघाई मास्टर्स की, तो वो ओ सुलिवान ने जीता है, जो कि इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, और लगातार चौथी बार उन्होंने जीता है। यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि संघाई मास्टर्स जो है वो किस खेल से संबंधित है? तो ये स्नूकर से संबंधित है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में जारी वर्ल्ड हॉकी रैंकिंग में भारतीय हॉकी पुरुष टीम का किस स्थान पर रही है? तो जो वर्ल्ड हॉकी रैंकिंग जारी हुई है उसमें भारतीय पुरुष टीम है वो तीसरे स्थान पर है। ठीक है, भारतीय पुरुष हॉकी टीम वर्ल्ड रैंकिंग में तीसरे स्थान पर पहुंच गई है। ठीक है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन द्वारा हाल ही में ताजा रैंकिंग जारी की गई। इसमें प्रथम स्थान पर नीदरलैंड्स है, दूसरे स्थान पर बेल्जियम है, और तीसरे स्थान पर कौन है? भारत है अपना। ठीक है, भारत की टीम तीसरे स्थान पर है। तीनों को याद रखना, पहले स्थान पर नीदरलैंड है, दूसरे स्थान पर बेल्जियम और तीसरे स्थान पर भारत। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की अगर बात करें तो ये मैदानी हॉकी, ठीक है, मैदानी हॉकी और इंडोर हॉकी दोनों को संचालित करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इसकी स्थापना 1924 में हुई थी। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्थापना FIH, ठीक है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी, इसकी स्थापना कब हुई? 1924 में, और इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। वर्तमान में मकाऊ के मोहम्मद तैयब इकराम इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, और इन्होंने किसका स्थान लिया है? इन्होंने नरेंद्र बत्रा, जो कि भारत के नरेंद्र बत्रा हैं, इनके स्थान पर इन्होंने अब मोहम्मद तैयब इकराम को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH का अध्यक्ष बना दिया गया है। तो याद रखिएगा, भारत की टीम तीसरे रैंकिंग में तीसरे स्थान पर है। अगला सवाल है, 19वें एशियन गेम्स का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? 19वें एशियन गेम्स या इनको एशियाड भी कहते हैं। तो इसका जो आयोजन है ये चीन में किया जा रहा है। 2022 का होना था ये, लेकिन ये 2023 में अब हो रहा है। ठीक है, तो ये चीन में किया जा रहा है इसका आयोजन। एशियाई खेल या एशियाड की शुरुआत 1951 में हुई थी, और ये पहला जो एशियाई खेल हुआ था वो भारत में ही आयोजित हुआ था, नई दिल्ली में। यह खेल एशिया महाद्वीप के देशों के खिलाड़ियों के लिए आयोजित किए जाते हैं। इनका आयोजन एशियाई ओलंपिक परिषद, ठीक है, OCA, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया द्वारा किया जाता है। ठीक है, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का गठन कब हुआ था? 16 नवंबर 1982 को। ठीक है, और इसका मुख्यालय जो है वो कुवैत सिटी में है। कुवैत सिटी जो कि कुवैत की राजधानी है, उसमें कुवैत सिटी में इसका ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का मुख्यालय है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं रणधीर सिंह, और इसमें 45 सदस्य देश हैं। ठीक है, अगला जो 20वां एशियाई खेल होगा वो 2026 में जापान में प्रस्तावित है, तो भी याद रखिएगा। ठीक है, अभी जो वर्तमान में हो रहा है वो 19वें एशियाई खेल है, जो कि कहाँ हो रहे हैं? चीन में। और जो 20वें एशियाई खेल होंगे वो कहाँ होंगे? जापान में। ठीक है, और ये हो जाएंगे 2026 में। प्रत्येक 4 साल में एशियाई खेल आयोजित किए जाते हैं। पहला एशियाई खेल अगर बात करें तो 1951 में हुआ था, और ये हुआ था भारत में। ठीक है, भारत में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। अगला सवाल है, दिनांक 18 सितंबर 2023 को भारत के नए संसद भवन का श्री गणेश किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने पुराने संसद भवन को क्या नाम दिया? तो 18 सितंबर 2023 को नए संसद भवन, जो सेंट्रल विजिटर प्रोजेक्ट है उसके तहत बने नए संसद भवन, इस पर तिरंगा झंडा फहराया गया था। ठीक है, उसके बाद 19 सितंबर को, यानी कल
सेंट्रल हॉल पुराना जो संसद भवन है उसमें एक संयुक्त मीटिंग बुलाई गई और उस मीटिंग को मतलब उस सदन को फाइनल मतलब अंतिम बार उसमें बैठक हुई और उसके बाद उसे विदा करके इस नई बिल्डिंग में, पुरानी बिल्डिंग को विदा करके नई बिल्डिंग में सदन लगना चालू हो गया। तो पुराने जो सदन था संसद का उसे संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा। अब उसे संविधान सदन के रूप में घोषित कर दिया गया, संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा। 19 सितंबर 2023 को भारत को समर्पित नई संसद का उद्घाटन किया गया। इससे पहले पुरानी संसद भवन के सेंट्रल हॉल में अंतिम बैठक की गई। ठीक है, इसमें पहली बैठक भी हुई थी सेंट्रल हॉल में 9 दिसंबर 1946 को, याद रखिएगा 9 दिसंबर 1946 को सेंट्रल हॉल में पहली बैठक हुई थी और ये थी संविधान सभा की पहली बैठक के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को जिस सेंट्रल हॉल में हुई थी उसी की अंतिम बैठक 19 सितंबर 2023 को हुई। ठीक है, 19 सितंबर 2023 को। ठीक, ये देखिए ये है पुराना संसद भवन। ठीक है, ये हमारा है पुराना संसद, इस पे तिरंगा फहरा रहा है, इसी तरह इस पर तिरंगा फहराया गया 18 सितंबर को और 19 सितंबर को इसमें लास्ट मीटिंग की गई। जो पुराना संसद भवन है इसको ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लैंडसियर लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर द्वारा निर्मित किया गया था या इसका नक्शा बनाया गया था और इसका निर्माण 1921 में शुरू हुआ और 1927 में यह पूरा हुआ। मतलब लगभग इसको पूरे 100 साल हो चुके हैं। ठीक है, पुराने संसद भवन को पूरे 100 साल हो चुके हैं। अगर बात करें पूरे 1927 से तो 2027 में से 100 साल हो रहे हैं, लेकिन इसका निर्माण 1921 में ही शुरू हो गया था, इसलिए 2021 में इसको देखा जाए तो 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। भारत में ब्रिटिश शासन के अंत के बाद इसे संविधान सभा ने अपने अधिकार में ले लिया था। 9 दिसंबर 1946 का, जैसे मैंने बताया कि पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को इसमें हुई थी, तो ये संविधान सभा की थी। और फिर 1950 में संविधान लागू हो गया तो उसके बाद भारतीय संसद ने इसे अपने अधिकार में ले लिया, ये इसमें तब से संसद बैठने लगी। ठीक है, तो याद रखिएगा 19 सितंबर 2023 से नए संसद भवन में प्रवेश हुआ है। अगला सवाल है, सरकार विश्वकर्मा योजना के तहत ऋण पर कितने प्रतिशत की सब्सिडी देगी? तो कल या परसों की वीडियो में हमने देखा था कि पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, जो यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर नई दिल्ली में बना है उसमें से अपने जन्मदिन के ऊपर 17 सितंबर को इसकी शुरुआत की गई थी, पीएम विश्वकर्मा योजना। ठीक है, अब इसमें 8% की सब्सिडी दी जाएगी, लोन पर 8% की सब्सिडी दी जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकार पीएम मोदी द्वारा शुरू की गई पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत कारीगरों को दिए जाने वाले ऋण पर 8% की सब्सिडी की घोषणा की है। सुश्री सीतारमण ने कहा कि सरकार पहले ही बजट में 2023-24 में 13,000 करोड़ रुपए का प्रावधान इसमें किया गया है। ठीक है, कारीगरों को संपार्श्विक मुक्त ऋण 5% की बहुत सस्ती ब्याज दर पर प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा जो योजना है उसके तहत 8% की सब्सिडी लोन पर उपलब्ध कराई जा रही है, जो कि सरकार द्वारा चालू की गई पीएम विश्वकर्मा योजना है। अगला सवाल है, एला वेनिल वलारिवन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ठीक है, तो ये है शूटिंग से संबंधित है। क्या नाम है इनका? एला वेनिल वलारिवन। ठीक, तो इन्होंने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय निशानेबाज एला वेनिल वलारिवन ने ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में ISSF की विश्व कप 2023 में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता और ये इनका दूसरा स्वर्ण पदक है। ठीक है, याद रखिएगा ये इनका ISSF का दूसरा स्वर्ण पदक है जो कि व्यक्तिगत है। वहीं बात करें हम ISSF की, तो इसका पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। ठीक है, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, ISSF का पूरा नाम याद रखना। ठीक है, इसकी जो स्थापना है वो 1907 में हुई थी। ISSF की स्थापना 1907 में की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा। एला वेनिल वलारिवन किससे संबंधित है? शूटिंग से। तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स के संबंधित क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और जो भी वीडियो मैं डाल रहा हूँ काफ़ी मेहनत के साथ बना के उनको महत्वपूर्ण क्वेश्चन को ही इसमें डाल रहा हूँ। अनर्गल क्वेश्चन इधर उधर के सिर्फ टाइम बढ़ाने के लिए इसमें नहीं ऐड किए जा रहे हैं। तो अगर वीडियो को आप अंत तक देखते हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।